हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं एवं द्विघात समीकरणों के बारे में। आप कक्षा 11वीं में हैं और गणित पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और मैं लगातार आप सभी को बहुत से चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हमको पढ़ना है। जो बच्चे अभी लेक्चर्स को देख रहे हैं उन सभी के लिए एक बात ये भी है कि आपको ये जो लेक्चर्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, वो पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई खर्च या कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ये वीडियो ऐसा ना हो कि पूरा दिखाने के बाद फिर बोला जाए कि पैसे दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए। हमारा ये उद्देश्य है कि आप जो बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ते रहें और मुफ्त में अच्छी चीज़ें पढ़ते रहें। चलिए, तो प्रश्नावली 5.3 के बारे में आज हम बात करेंगे। अध्याय 5 ये है और प्रश्नावली 5.3 के अंदर द्विघातीय समीकरण ही है जो भी है वो, मतलब सम्मिश्र संख्याएं जब द्विघातीय समीकरण में आती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब d ऋणात्मक हो जाता है, मतलब b का वर्ग माइनस 4ac ऋणात्मक हो जाता है, तब जो मूल आते थे कक्षा 10 में, वहाँ लिखा जाता था कि समीकरण का कोई मूल नहीं है। लेकिन अब समीकरण के दो मूल होते हैं और ये मूल वास्तविक ना होकर सम्मिश्र होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए। सवाल है x का वर्ग प्लस 3 बराबर 0। तो देखो यार, x का वर्ग प्लस 3 बराबर 0, मैंने ऐसे सवालों को हल करने की एक सिंपल सी कला दिखाई थी, और कला ये थी कि आप 3 को वहां भेज दो। आपको याद है हमने पहला उदाहरण किया था, तो पहले उदाहरण में भी हमने यही किया था। हमने यहाँ पर x का वर्ग प्लस 3 बराबर 0 लिखने के बाद हमने 3 को वहां भेजा, वर्गमूल लिया। फटाफट ट्राई करके देखो क्या ये सवाल आप हल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो कुछ नहीं किया, बराबर 0 था, 0 को तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग इसे लिख सकते हैं x का वर्ग बराबर -3, या फिर x बराबर प्लस माइनस -3 का वर्गमूल, या x बराबर माइनस की वजह से i लगा दो बस, तो प्लस माइनस i√3। तो x के दो मान आए, एक तो प्लस, इसे x1 कह सकते हो, अल्फा कह सकते हो, i√3, दूसरा x2 कह सकते हो, बीटा कह सकते हो, माइनस i√3। और ये इतना सा हल है। सिंपल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारे सामने यहां पर होने वाला है, जो कि है दूसरा प्रश्न। x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले d निकाल लेते हैं। a, b और c के मान क्या है? तो a, b और c के मान जो है वो इस समीकरण से तुलना करने के बाद आपको मिल जाएंगे। किस समीकरण से? इस समीकरण से। ax का वर्ग bx प्लस c बराबर 0। तुलना करें इससे फटाफट। तो a का मान तो 2, b का मान 1 और c का मान भी 1। तो यहां से अगर d निकाला जाए तो d आएगा b का वर्ग माइनस 4ac। तो d बराबर b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है ना? कमेंट में बताते रहना। d बराबर 1 का वर्ग मतलब 1, और ये 4 दूनी 8, तो यहां से हुए 8। तो d का मान -7 ऋणात्मक है। अगर d का मान -7 या ऋणात्मक है तो मैं कह सकता हूं कि समीकरण के मूल दोनों सम्मिश्र संख्याएं होंगी। चलिए, तो मैंने यहां से लिखा कि जो मूल है x1, x2 या अल्फा, बीटा, वो होंगे -b प्लस माइनस d का वर्गमूल बटा 2a। तो -b मतलब -1 प्लस माइनस d का वर्गमूल मतलब -7, 2a मतलब 2 गुणा 2। a का मान 2 है ना, अभी 1 नहीं है। तो यहां से मिला -1 प्लस माइनस चिन्ह की वजह से i, बाकी 7 जैसा है वैसा, और ये मिला के 4। तो x1, x2 के दो मान आ गए यार। x1 का मान कितना? तो x1 का मान -1 प्लस i√7 बटा 4, और x2 का मान -1
माइनस आई रूट 7/4। और ये 2 मान आए इस समीकरण के। देख सकते हो किसी भी सवाल में, मतलब अभी जितने सवाल हम कर रहे हैं सबका पैटर्न एक जैसा है। हमें किसी भी सवाल में स्पेशल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारे सवालों का जो पैटर्न है वो एक जैसा ही है। चलिए, तो अगला x का वर्ग प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या करें, d निकाल के देख ले डायरेक्टली। d निकालोगे तो क्या मिलेगा, d मतलब b का वर्ग माइनस 4ac। तो a का मान कितना 1, b का मान कितना 3 और c का मान 9, a b और c। तो d कितना आएगा, d बराबर b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 9। तो 36 में से गए 9, बचे 27, वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, है ना। तो बस, अच्छा आप चाहो तो d का वर्गमूल यही निकाल के देख लो, वो और आसान पड़ता है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि अल्फा और बीटा नाम के 2 मूल हैं जो कि माइनस b प्लस माइनस d का वर्गमूल बटा 2a होते हैं। तो अल्फा बीटा के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन माइनस b के बारे में जानकारी है जो कि -3 है, प्लस माइनस माइनस डी मतलब -27 और 2 गुणा 1। ठीक है, तो -27। अब देखो माइनस की वजह से, माइनस रूट की वजह से या -1 की वजह से आई आ जाएगा। 27 का वर्गमूल 3√3 होता है, क्योंकि 27 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल लेने पर ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 1 3 बच जाएगा। तो -3 प्लस माइनस आई 3√3 बटा 2, और यही अल्फा कॉमा बीटा है। बस है यार, तो अल्फा कॉमा बीटा निकल गया तो सवाल का हल हो गया। अल्फा बराबर कितना, -3 प्लस i√3 या i 3√3 बटा 2, और बीटा बराबर -3 माइनस 3√3 बटा 2। अच्छा, जिन लोगों को ये सवाल समझ में आया है उनसे, और जिनको नहीं आया है उनसे, दोनों से मेरा एक सवाल और है। मूल से मतलब क्या, मूल का मतलब होता क्या है। हम बोलते हैं ना समीकरण के मूल है, तो मूल से हमारा तात्पर्य क्या होता है, फटाफट मुझे बताओ, मुझे पता चले। ताकि चलिए तब तक अपन आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। -x का वर्ग प्लस x माइनस 2। यहां पर आप छोटा सा एक जरूरी काम कर सकते हैं। इस समीकरण में चूंकि यहां पर x का वर्ग ऋणात्मक है, तो समीकरण में हमारा जो काम होता है, मतलब हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, जरूरी नहीं कि वो ना होगा तो भी चलेगा, लेकिन x का जो वर्ग है वो धनात्मक होना चाहिए, ये हमारी चाहत होती है ऐसी। तो हमने क्या किया, हमने पूरे समीकरण में -1 का गुणा कर दिया। इधर -1 का गुणा करेंगे, उधर गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। -1 का गुणा करने से ये x का वर्ग -1 प्लस 2 बन गया। इससे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, साफ सुथरा। तो यहां से अगर तुलना की जाए ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 2। d निकालने जाएंगे तो d कितना, b का वर्ग -4ac, तो b का वर्ग मतलब -1 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 2, तो -1 का वर्ग तो 1, 4 दूनी 8, तो d बराबर 1 - 8 मतलब -7। फिर से -7 d का मान, अगर d का मान -7 तो बस लिख दो अल्फा और बीटा जो मूल है, अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। यही होता है ना, √d मतलब b² - 4ac। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो फॉर्मूले को ऐसा पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटा 2a। वो b² - 4ac को मैं d लिख रहा हूं यहां पर, इसीलिए वहां √d है। तो b का मान -1, तो -1 का भी माइनस, वाओ, -1 प्लस माइनस d मतलब -7, 2a मतलब ऐसा कुछ।
चलेगा? ठीक है, तो अल्फा कॉमा बीटा बराबर 1 प्लस माइनस आई रूट 7 बटा 2। तो अल्फा का मान हुआ 1 प्लस आई रूट 7 बटा 2 और बीटा का मान हुआ 1 माइनस आई रूट 7 बटा 2। और इस तरह से इस समीकरण के दोनों हल हमारे सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताते रहना। मतलब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये चीज़ें चल रही है ना, ये लंबे समय तक आपको याद रखनी है। परेशानी होती है, कोई समस्या होगी तो आप लोग परेशान रहोगे बहुत देर तक। चलिए, तो अगला सवाल, x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5। अब मुझे उम्मीद है कि मैं a, b और c ना लिखूं तो भी चलेगा। अब तो अपन a b c क्या होते हैं बार बार देख चुके हैं। सीधा सीधा d निकाले, d मतलब b का वर्ग माइनस 4ac, तो 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 5। तो d बराबर 3 का वर्ग मतलब 9 में से गए 20, तो d बराबर -11। d बराबर -11। समीकरण के मूल कैसे निकलेंगे? मूल बड़ी आसानी से निकलेंगे, x1 x2 या अल्फा कॉमा बीटा। तो माइनस b मतलब -3 प्लस माइनस रूट डी मतलब -11 बटा 2a, a का मान फिर से 1 है ना जी। बस, तो अल्फा कॉमा बीटा -3 प्लस माइनस आई रूट 11 बाई 2। तो आपके सामने अल्फा कोमा बीटा जो आए वो कुछ इस तरह से आए, एक बार अल्फा एक बार बीटा। चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक अल्फा और एक बीटा है। ये अंडरस्टूड है कि एक अल्फा होगा प्लस लेने पर, दूसरा बीटा होगा माइनस लेने पर, या अल्फा माइनस लेने पर बीटा प्लस लेने पर। यहाँ कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। अगला सवाल है x का वर्ग माइनस एक्स प्लस 2। वाओ, चलो सवाल वही है, जवाब भी वही है। a बराबर 1 है, b बराबर -1 है और c बराबर 2 है। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो कि d होता है वो निकाला जाए। b स्क्वायर मतलब -1 का वर्ग -4, 1 और c का मतलब 2। तो d का मान यहां से आएगा 1 - 8 मतलब 7 ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो d का मान -7। अगर d का मान -7 आया तो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, अल्फा और बीटा लिखेंगे। अल्फा बीटा कैसा? -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। सूत्र तो यही कहता है। तो सूत्र अगर कहता है तो मैंने कहा अल्फा और बीटा नाम के दो मूल हैं। -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट डी मतलब फिर से -7 और 2a मतलब 2 गुणा 1। तो अल्फा कॉमा बीटा बराबर 1 प्लस माइनस रूट 7i और 2। तो यहां से दो मूल आ गए, 1 प्लस रूट 7 8 बटा 2 और दूसरा 1 माइनस रूट 7 8 बटा 2। आई साथ में है ना, ये अल्फा है और बीटा के मान में ऐसा लिखा जा सकता है। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज डन हो चुकी है तो, और मुझे बताते रहना यार कमेंट कर करके कि सर हमें समझ में आ रहा है और कुछ नहीं। चलिए 7वां सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सवाल को हल करने का तरीका क्या सरल हो सकता है? वही तरीका वही है, कैलकुलेशन में आपको 1 2 3 की जगह रूट 2 दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अगर यहां पर आपको रूट दो दिख रहे हैं तो आप सवाल में को ऐसे मानिए कि आप अगर तुलना करेंगे इसका समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से, तो आपको ऐसा कुछ मान यहां पर मिलेगा a b और c का। तो अगर मैं यहां पर कहना चाहूं कि इस समीकरण में d कितना, तो d का मतलब b का वर्ग माइनस 4ac। तो d बराबर b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 रूट 2 और रूट 2।
तो d का मतलब 1 माइनस 4 दूनी 8, तो d का मतलब फिर से -7। एक ही तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं, एक ही तरह का d बार बार आ रहा है, पर है तो ऋणात्मक ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऋणात्मक है तो x1 x2 कह दो या अल्फा बीटा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। -b प्लस माइनस रूट के अंदर d बटा 2a, सूत्र तो यही है। तो b भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है, a हमारे पास है, लेकिन a थोड़ा खतरनाक है तो कोई दिक्कत नहीं है, खतरनाक को भी हल करेंगे। 2√2 है ना, क्योंकि a का मान अभी √2 है। ठीक है यार, तो -1 प्लस माइनस i√7 बटा 2√2 और x1 x2। इस तरह से आपके दोनों मूल आ जाते हैं। अब इसको चाहो तो हर को परिमेयकरण करो या मत करो, यहाँ ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसे करना ही है परिमेयकरण। हम लोग करते हैं ना, मतलब जब हर में अपरिमेय संख्या आती है तो उसे परिमेय बनाते हैं, वो यहाँ आवश्यकता नहीं है अभी। चलिए अगला सवाल है थोड़ा सा ध्यान देने वाला। सवाल ऐसा है कि √3 के साथ x का वर्ग लिखा है, माइनस √2 के साथ x है, प्लस 3√3 बराबर 0 है। यहाँ a, b और c थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ नहीं है। a का मान, सर a का मान तो √3, b का मान -√2 और c का मान 3√3। तो अगर यहां से d निकाला जाए तो d का मतलब होता है b का वर्ग -4ac, तो b का वर्ग मतलब -√2 का वर्ग -4, a का मतलब √3 और c का मतलब 3√3। तो d बराबर -√2 की जगह 2, 3√3 का मतलब हो गया 3, तो 4 गुणा 3 गुणा 3, तो d का मतलब 2 - 4 3 12, 12 36, तो यहां से ऐसा, तो यह आया -34। क्या ये बात सही है? हाँ, बात सही है। तो d का मान -34। अब क्या करना है? सूत्र लगाना है d निकालने के बाद। तो x1 x2 या अल्फा बीटा, जो कहना चाहो, जिनको 2 रूट कह रहे हो वही 2 रूट है, ऐसा कुछ। -b का मान -√2, तो -√2 प्लस माइनस d का मतलब -34 बटा 2√3। क्यों? क्योंकि a का मान √3 है। ठीक है, तो यहां से बनता है प्लस का √2 प्लस माइनस i√34 और यहां 2√3। अगर चाहो तो अंश और हर से √2 निकाल सकते हो। यहां जो 2 है उसका √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर आप यहां से √2 निकालेंगे तो यहां से भी √2 तो कॉमन निकल जाएगा। 34 में 2 है, 2 बार नहीं है, एक ही बार है, तो √2 निकलेगा। इस 2 से कैंसिल होकर ऐसा भी हो सकता है, 1 प्लस माइनस i√17 बटा √2 गुणा √3 मतलब √6। ये भी सही है, वो भी सही है। यही आपके x1 और x2 हैं। अब जिसे मर्जी है उसे x1 लिख दो प्लस साइन लेकर, जिसे मर्जी है उसे x2 लिख दो, चाहे प्लस साइन ले लो या माइनस साइन ले लो, मतलब दोनों में एक एक चिन्ह ले सकते हो। इस तरह से इस प्रश्नावली का 8वां सवाल भी समाप्त होता हुआ। कमेंट करके बताते रहना समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया। बोलो, आया कि नहीं आया? आया। प्रश्न नंबर 9, x का वर्ग प्लस x बटा 1 बटा रूट या प्लस 1 बटा √2। तो यहां तो बड़ी समस्या हो जाएगी। समस्या क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर हम सीधा सीधा d को नहीं पहचान पाएंगे। खैर, मैं आपको बताता हूं समस्या क्या होगी। देखो, अगर आप a की जगह 1 लिखते हो, b की जगह 1 लिखते हो और c की जगह 1 बटा √2 लिखते हो, तो सबसे पहले d निकाला जाए।
डी का मतलब बी का वर्ग माइनस 4ac, तो डी का मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1/√2, और डी का मतलब 1 माइनस 4√2 का मतलब है, 4 का मतलब है 2 गुणा 2, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब 2 गुणा 2, तो अगर √2 करोगे हर में तो यहां पर भी √2 कट जाएगा 1 2 से, तो 4√2 से अगर √2 काटोगे तो ये 2√2 आएगा। अब सबसे पहले ये पहचान कर बताइए कि 2√2 में या 1 माइनस 2√2 में कौन धनात्मक है, कौन धनात्मक ये संख्या है या ये संख्या ऋणात्मक है। तो हम यहां से मतलब चूंकि √2 1 से बड़ा होता है, 1.41 इसका मान होता है, और इसका डबल करेंगे तो 2.82 के आसपास आएगा। 1 में से 2.82 घटाएंगे तो मान ऋणात्मक आएगा, मतलब डी जो है वो ऋणात्मक है, डी जो है वो ऋणात्मक है। आपको परीक्षा में ऐसा लिखना पड़ेगा कि चूंकि डी ऋणात्मक है अतः समीकरण के 2 सम्मिश्र मूल होंगे और दोनों असमान होंगे। तो अगर ऐसा है तो हम लोग मूल निकालने गए, अल्फा और बीटा नाम के 2 मूल हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। तो अल्फा कॉमा बीटा के बारे में तो नहीं पता, -b मतलब 1 -1 प्लस माइनस √d मतलब 1 माइनस 2√2/2 गुणा a मतलब 1। अब समस्या थोड़ी और अलग है। समस्या ऐसी है कि जो √d लिखा है सर, यहां पर एक माइनस चिन्ह आना चाहिए था जो कि नहीं आया, तो इस माइनस चिन्ह को हम कैसे लाएंगे। देखो दिक्कत बाकी दोनों भाग में तो नहीं है, ना तो -1 में है ना ये /2 में है। इसके आगे जब हम √d लिखते तो माइनस का चिन्ह आता था, वो कैसे लाएं, क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो इसे ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना, माइनस चिन्ह आगे 2√2 - 1। तो अब इसकी जगह मैं इसे ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या, माइनस का चिन्ह और 2√2 आगे, -2√2 - 1। तो वो जो माइनस चिन्ह है उसकी वजह से आई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर तो बचेगा आई, वर्गमूल लेने के बाद 2√2 - 1, और इस समीकरण के यही 2 संख्याएं हैं जो मूल हैं। देखिए भले ही दिखने में खतरनाक दिख रही है ये, लेकिन है 2 अलग अलग संख्याएं, एक -1 प्लस आई 2√2 - 1 का √/2, दूसरे में एक बार यहां माइनस चिन्ह, और कुछ नहीं है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दिखने में खतरनाक है मानता हूं। अच्छा ऐसा होता है कि जो चीज दिखने में थोड़ी खतरनाक होती है क्या वो वास्तव में टफ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला जाए तो बड़ी आसानी से हम खतरनाक दिखने वाले सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो डालना चाहिए। अगला सवाल उसी की तरह लगभग वैसा ही, लेकिन यहां b की जगह 1/√2 दे दिया है। तो जैसा मैं बता रहा था कि एक तरीका और भी है, तो वो तरीका ये कि आप इस √2 को पहले तो सब में गुणा कर दीजिए, मतलब पूरे समीकरण को √2 से गुणा कर दीजिए, तो समीकरण ऐसा बनेगा। और ऐसा समीकरण शायद हम लोग हल कर चुके हैं, जहां a का मान और c का मान तो √2 था और b का मान 1 था। a का मान √2, a का मान √2, b का मान 1 और c का मान फिर से √2। तो अगर मैं यहां पर d निकालने की कोशिश करता हूं तो d का मतलब b का वर्ग -4ac होता है, और d का मतलब b का वर्ग -4 √2 होता है। तो d का मतलब 1 -8, तो d का मतलब -7। और चूंकि d का मतलब -7 है तो अब सवाल में बड़ी आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है कि अगर x1, x2 नाम के 2 रूट हैं तो -b प्लस माइनस √d/2a,
यही होते हैं ना श्रीधराचार्य विधि। माइनस बी तो मतलब b का मान 1 तो -1 प्लस माइनस d का मतलब -7 कॉमा 2a, a का मतलब फिर से √2। तो सवाल हल है -1 प्लस माइनस i √7 कॉमा 2 √2, यही x1 और x2 हो जाते हैं। फिनिश। -1 प्लस माइनस i √7 कॉमा या बटा 2 √2। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल, वैसे ये पता है एक ही तरह के सवाल है जो बार बार आपसे कराए जा रहे हैं, तो चिंता मत करो। अगर आप एक सवाल को भी खुद से हल कर लेते हो तो बाकी सवाल भी आप खुद से हल कर लोगे। आगे सवाल खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर एक बात आपको और बता देता हूँ, जो लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं और उनको YouTube पर इन वीडियोस को देखने में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, वो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट www.magnetbrains पर जाइए। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम दोनों चीज़ें दिखेगी, आगे की चीज़ें भी दिखेगी। आपने CBSE हिंदी मीडियम को चूज़ किया और यहाँ पर आपने कक्षा 11वीं को चुना तो आपको 11वीं का गणित दिख जाएगा। जैसे ही आपने 11वीं के गणित को चुना, यहाँ पर आपको बहुत सारे अध्याय दिख जाएंगे और जो भी अध्याय हैं आपने सारे देख लिए। फिर आप किसी भी एक अध्याय पर क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। किसी भी एक टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो वीडियो चलना ऐसे शुरू हो जाएगा और जैसे वीडियो चलेगा आप उस वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम 6ठी से लेकर 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाते हैं। चाहे वो 6वीं कक्षा का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे 11वीं 10वीं का हो। स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में सभी स्टेट्स की, सभी बोर्ड्स की मुफ्त पढ़ाई जाती है और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कीजिए ज़रूर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।